मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिमांड। और डिमांड जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिमांड का बहुत इजी है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप नॉट विद दिस टॉपिक ओनली, विद एवरी चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स आपने ये देखना है, आपने ये करना है कि आप किसी भी टॉपिक को रटेंगे नहीं, आप टॉपिक को समझेंगे, आप टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट मेरी और है, ये जो चैनल हमने बनाया है डेबिट एंड क्रेडिट नाम से जो चैनल बनाया है, क्योंकि इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग की जो है अकाउंटेंसी 11th-12th उसका हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे, तो इसलिए इस चैनल का नाम डेबिट एंड क्रेडिट नाम दिया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियोज़, और इन केस अगर आपको वीडियोज़ अच्छे नहीं लगते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, आप बताएं कि कहाँ जो है इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इस उम्मीद के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है आज का, वो है डिमांड। तो सबसे पहले बात आती है कि डिमांड है क्या। डिमांड जनरली हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हमारे माइंड में ये आता है कि डिमांड मीन्स, अगर मान लीजिए मैं किसी चीज़ की इच्छा रखता हूँ, मुझे कोई गाड़ी परचेज करनी है, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ माई डिमांड। बट इकोनॉमिक्स कहता है कि वो डिमांड नहीं है। जनरल लैंग्वेज में हम जो बात करते हैं और जो इकोनॉमिक्स कहता है, वो दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस है। हम जो बोलते हैं कि हमें इस चीज़ की इच्छा है, तो वो हमारी इच्छा है, वो हमारी डिमांड नहीं है। इसका मतलब कि इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इच्छा और डिमांड दो अलग चीज़ें हैं। तो डिजायर तो ठीक है, हो गया कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, या मुझे लग्जरी गाड़ी परचेज करना है, या मुझे एक पर्टिकुलर फ्रूट परचेज करना है, तो वो मेरी वांट या डिजायर है, वो डिमांड नहीं है। वो डिमांड कब है ये हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग वो डिमांड तब है जब हम ये तीन कंडीशंस पूरी करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, उस चीज़ को परचेज करने की हमारी डिजायर हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी चीज़ को परचेज ही नहीं करना चाहता तो फिर बाकी दो कंडीशंस पूरी हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, उन दोनों का सवाल ही नहीं उठता है। तो फर्स्ट, मेरी डिजायर, मेरी वांट होनी चाहिए, उस चीज़ को परचेज करने का मेरा मन, मेरी विलिंगनेस हो। सेकंड, जिस चीज़ को मैं परचेज करना चाहता हूँ और उसे परचेज करने के लिए जितने मनी की आवश्यकता है, जितने रुपए, या आप कह सकते हैं जितना बजट हो उसके लिए चाहिए, वो मेरे पास होना चाहिए। दैट शुड बी, वो मेरे पास होना चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी जो कंडीशन है, विलिंगनेस टू पे, इसका मतलब है कि पैसा होना एक चीज़ है, उस पैसे को खर्च करना दूसरी चीज़ है। बहुत से ऐसे लोग हैं उनके पास पैसा है लेकिन वो खर्च नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा है और उसको खर्च भी करते हैं। तो पैसा होना, साथ में उस पैसे को खर्च करने की इच्छा शक्ति होना, वो भी डिमांड के लिए, डिमांड की परिभाषा के लिए, डिमांड की डेफिनेशन के लिए जरूरी है। तो अब कहने का ये मतलब हो गया कि ये तीन कंडीशंस अगर पूरी होंगी तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अपनी डिमांड करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक पूरी नहीं होती, सपोज आपने फर्स्ट कंप्लीट कर रहे हैं, आप कोई चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं, उतना पैसा आपके पास है लेकिन आप उस पैसे को खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो डिज़ायर हो सकती है लेकिन वो आपकी डिमांड नहीं हो सकती है। डिमांड के लिए ये तीन कंडीशंस का पूरा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने डेफिनेशन जो है, ये हमने डिमांड के कंसेप्ट को समझा है। डेफिनेशंस की अगर आप बात करें तो जैसा कि आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी refers to the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend। ये हमारी, अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, एज पर योर सिलेबस, योर बुक, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिमांड। और इसमें भी वही चीज़ है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू द डिजायर टू बाय कमोडिटी, यानी कि फर्स्ट डिजायर होनी चाहिए किसी चीज़ को परचेज करने की, फिर उसके बाद सफिशेंट परचेजिंग पावर, यानी कि सफिशेंट अमाउंट होना चाहिए, और उस अमाउंट को खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिमांड विच इज डिपेंड ऑन दीज थ्री कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मांग का नियम। मांग का नियम क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड रिलेशनशिप शो करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी डिमांड को, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पर्टिकुलर प्राइस पे उसकी डिमांड क्या होगी। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है
उसका आप लोग एक, अगर उसका प्राइस 1 रुपीज़ है तो आप उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड करते हैं। प्राइस इंक्रीज हुआ 2 हुआ तो कितनी करते हैं, 3 हुआ तब आप कितनी करते हैं, और अगर प्राइस फिर डाउन चला जाता है तो आप कितनी करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या कहता है, ये रिलेशनशिप को शो करता है प्राइस और डिमांड के। और किस तरह से शो करता है, वो इस तरह से शो करता है। आप देखिए, एक एरो से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस कंसेप्ट को। ये हमारा कंसेप्ट है, हम लोग यहाँ करते हैं इसको, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस इज कंडीशन 1 एंड दिस इज द कंडीशन 2, दिस इज द प्राइस, दिस वन इज द डिमांड। सो ये क्या है, अब आप देखें कंडीशन 1 क्या बताती है। कंडीशन 1 बताती है कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या है कि जब प्राइस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डिमांड उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स मांग का नियम क्या कहलाता है, जब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड। और इसको दूसरे वर्ड्स में हम लोग अगर बात करें तो वो ये है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड, दैट इज़ द इनवर्स, यानी वो उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन का मतलब है कि एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है। तो दैट इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड एज पर द लॉ ऑफ डिमांड रूल। तो ये हमने लॉ की जो है लॉ ऑफ डिमांड डेफिनेशन को समझा है। अब ये क्यों होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे किस कारण से ऐसा है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, या प्राइस डिक्रीज होता है तो उसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अभी हमने ये डिस्कस किया कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसके कुछ अजम्पशंस भी हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अजम्पशंस का मतलब होता है कि ये रूल कब लागू होता है और किस केस में लागू नहीं होता है। ये अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड की। अजम्पशंस क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, कि ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को जब आप पूरा करेंगे तभी ये कोई भी लॉ, इकोनॉमिक्स का कोई भी नियम, कोई भी लॉ तभी इम्प्लीमेंट होगा, तभी लागू माना जाता है जब उसकी जो कंडीशंस हैं उसमें कोई चेंज ना आए। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस कम होगा, जैसे हम लोग एक टेबल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारा प्राइस है, ये हमारी डिमांड है। अगर प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ता है, तो डिमांड क्या होगी, वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ये दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है व्हेन द प्राइस डिक्रीज डिमांड विल इंक्रीज। या दूसरे कंडीशन में ये उल्टा भी हो जाएगा, आप कह सकते हैं जब प्राइस जो है आपका डिक्रीज होगा तो डिमांड विल इंक्रीज, ये इस कंडीशन में भी आ जाता है। तो ये दोनों में होता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्राइस और डिमांड दोनों एक साथ इंक्रीज हों या दोनों एक साथ डिक्रीज हों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, उल्टा विपरीत रिलेशनशिप है दोनों में, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा। तो लेकिन ये कब लागू होंगे नियम, जब ये 4 कंडीशंस अगर पूरी होंगी। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अगर पूरी नहीं होती है आउट ऑफ दीज फोर्स, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। नंबर 1 है टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड बी कांस्टेंट, यानी कि कस्टमर का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें आज इस सिनेरियो में, अगर हम लोग कहें कि जो टाइप राइटिंग मशीन है, टाइप राइटिंग जो मशीन है उसका प्राइस मान लीजिए कम हो रहा है, तो एज पर दिस रूल तो उसका जब उसका प्राइस कम हो रहा है तो उसका डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका डिमांड तो बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं परचेज करता है आज, तो लॉ ऑफ डिमांड तो फेल हो गया यहाँ। प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन टाइप राइटिंग का प्राइस कम होने के से डिमांड तो उसका डाउन हो रहा है, जीरो हो गया है। तो ये क्यों हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, ये वाला कंडीशन पूरा नहीं हुआ।
तो कंडीशन पूरा नहीं होगा तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। टेस्ट चेंज हो जाए, प्रेफरेंस चेंज हो जाए। लेडीज के केस में हम लोग बात करते हैं, लेडीज का हम लोग बात करते हैं। लेडीज जो सूट्स होते हैं, अगर मान लीजिए उसका वो आउट ऑफ फैशन हो गया है, अगर लेडीज सूट की हम लोग बात करें, एंड इफ द लेडीज सूट इज आउट ऑफ प्रेफरेंस यानी आउट ऑफ फैशन अगर है, तो क्या लेडीज उसको परचेज करेंगी? उसको परचेज नहीं करेंगी, चाहे उसका प्राइस कितना भी डाउन हो जाए, डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रेफरेंस और उसका टेस्ट चेंज हो गया है। तो यानी कि ये कंडीशन अगर पूरी नहीं होती है तो वो हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड है नो चेंज इन द इनकम। ये कैसे काम करता है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपका इनकम था 10,000 रुपीज़, आप पर डे 1 kg एप्पल परचेज करते थे, क्योंकि एप्पल का प्राइस था 50 रुपीज़। अब एप्पल का प्राइस मान लीजिए हो गया 100 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए कि जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम होनी चाहिए, हमें ½ kg यानी आधा किलो हम लोग केवल एप्पल परचेज करें। लेकिन अब भी मैं 1 kg एप्पल जो है वो परचेज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस मंथ से मेरी जो सैलरी है वो डबल हो गई है, 20,000 हो गई है। तो यानी सैलरी इनकम है, इनकम में अगर चेंज हो जाएगा तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो इनकम नो चेंज इन द इनकम, इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि मेरी जो सैलरी है वो बढ़नी नहीं चाहिए, वो उतनी ही होनी चाहिए। तो ये हम लोग बात कर सकते हैं कि मेरी माई सैलरी शुड बी माई सैलरी शुड बी 10,000 रुपीज़ नॉट 20। जब सैलरी सेम रहेगी तभी ये पॉसिबल है कि मैं जो है प्राइस के बढ़ने से अपनी मांग कम करूंगा। अगर प्राइस के बढ़ने के साथ साथ मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी तो मेरी जो डिमांड है वो शायद कम ना हो, वो कांस्टेंट भी हो सकती है और वो बढ़ भी सकती है। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ फेल हो जाएगा अगर हमारा इनकम इंक्रीज हो जाता है, यानी हम अगर इस कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं। तीसरी हम बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और वो दैट शुड बी कांस्टेंट, वो भी उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। वो कैसे काम करता है देखिए, दो चीज़ें हैं, एक आपका होता है टी एंड द अनदर साइड इज द कॉफ़ी। मान लीजिए कि टी का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्या होना चाहिए, टी की डिमांड, चाय पत्ती की डिमांड कम होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही चाय का प्राइस इंक्रीज हुआ, कॉफ़ी का प्राइस उससे ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो अब क्या होगा, हम या तो चाय पीते हैं या हम कॉफ़ी पीते हैं। चाय का प्राइस इंक्रीज हुआ तो होना तो ये चाहिए कि हमें कॉफ़ी परचेज करनी चाहिए और चाय की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन कॉफ़ी का प्राइस उससे ज़्यादा इंक्रीज हो गया जो रिलेटेड गुड्स हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम कॉफ़ी परचेज नहीं करेंगे कि क्योंकि ये तो बहुत हाई हो गया है, हम जो है फिर भी चाय का यूज करेंगे। तो चाय पीने मतलब चाय का प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी हम लोग उसकी डिमांड कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज आ गया है। यानी कि हमारा ये जो कंडीशन है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं करता है तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। फोर्थ जो पॉइंट है वो है नो रूमर अबाउट द फ्यूचर। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हम लोग गोल्ड के केस में बात करते हैं, सोना। हमारे घर में, सभी के घर में गोल्ड होता है। मान लीजिए कि गोल्ड का प्राइस था 30,000, अब गोल्ड का प्राइस हो गया 50,000। तो होना तो ये चाहिए कि हम गोल्ड का जो डिमांड है वो कम कर दें, लेकिन एक मार्केट में रूमर है, एक अफवाह फैली हुई है कि आने वाले कुछ दिन में गोल्ड का प्राइस जो है वो 70,000 हो जाएगा। अगर इस तरह की मार्केट के अंदर रूमर है तो हम लोग इस प्राइस पे जब हम गोल्ड परचेज नहीं करते थे, यहाँ हम लोग बहुत सारा गोल्ड परचेज करेंगे, क्योंकि हमें डर है कि फ्यूचर के अंदर ये प्राइस हो सकता है। तो इस तरह का रूमर जब आ जाता है तो क्या करता है कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है। यानी कि प्राइस के बढ़ने पर जहाँ डिमांड कम होनी चाहिए वहाँ प्राइस के बढ़ने पर डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। और उसके फेल होने का कारण है ये वाला कि फ्यूचर के अंदर रूमर है कि मतलब एक रूमर है कि फ्यूचर के अंदर प्राइस और ज़्यादा हाइक होगा। तो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये चारों जो अजम्पशंस हैं ये इसी अकॉर्डिंग काम करे तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो जाएगा। फेल होने का मतलब है कि प्राइस के इंक्रीज होने पर शायद डिमांड डिक्रीज ना हो, और प्राइस के डिक्रीज होने पर शायद हमारी जो डिमांड है वो है मतलब इंक्रीज ना हो। यानी कि वो जो इन्वर्स रिलेशनशिप है शायद वो इन्वर्स ना हो, वो सेम डायरेक्शन के अंदर काम करने लग जाए। तो ये हमारा है जम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।